नमस्कार दोस्तों। पिछले कई समय से कई सारे व्यक्तियों का एक सवाल हमेशा मेरे सामने आ रहा है, वो है कि भैया आपने कैसे तैयारी की और किन किताबों को पढ़ा, क्या आपने शेड्यूल फॉलो किया या आपने क्या नई रणनीति या कौन सी रणनीति के तहत आपने तैयारी की। कई सारे नए कैंडिडेट जुड़े, उनको मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम गोविंद हुड्डा है और मैं वर्तमान में राजस्थान सरकार में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। तो साथियों, कई सारे सवाल आपके हैं जो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2, हालांकि लेवल 1 और लेवल 2 में सिलेबस वही है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा है जो अपनी सब्जेक्ट का है उसको, उससे अलावा सारा सिलेबस जो है वो एक ही है। उसको लेकर आज बात करेंगे कि क्या मैंने कैसे किन रणनीति को फॉलो किया, किन किताबों को पढ़ा। और साथ ही मैं बता दूं कि इस भर्ती के लिए मैंने लगभग 3 महीने 17-18 दिन के आसपास की तैयारी की थी। उस इसलिए कई साथी ऐसे पूछ रहे हैं कि इतने कम समय में हम कैसे एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और किन किन आधार पर, किन सिलेक्टेड टॉपिक के और सिलेक्टेड टॉपिक कैसे देखें, किस आधार पे हम किन किताबों को, ऑथेंटिक किताबों को कैसे सेलेक्ट करके उनको पढ़े, उनको लेकर आज बात करेंगे। मुख्यतः मेरे आज जो प्रश्न रहेंगे वो 4 प्रश्न रहेंगे। पहली तो कि हम तैयारी कैसे करें, दूसरा प्रश्न आएगा कि मैं कैसे करता था, मैं तैयारी कैसे करता था, तीसरा प्रश्न आएगा पढ़ने का समय क्या होना चाहिए और चौथा आएगा किताबें कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ी सी अध्यापक भर्ती की जो सिलेबस है उसकी बात कर लेता हूं कि सिलेबस जो था वो उनमें कौन कौन से टॉपिक थी, कौन सी सब्जेक्ट थी, उनके लिए बात कर लेता हूं। उनके साथ ही मैं किताबें बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी किताबों को मैंने पढ़ा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 में जो था वो आपके 100 अंक का था। उसमें आपके भूगोल थी, इतिहास थी, कला संस्कृति थी और आपके राजस्थानी भाषा का जो टॉपिक था वो भी था 10 नंबर का। अब मैं बात करूंगा कि इसमें कौन सी किताब मैंने पढ़ी थी और कैसे पढ़ी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भूगोल की। तो भूगोल के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स थे उनको पढ़ा था और यह नोट्स जो थे वो हस्तलिखित, जो खुद के जो ये कंप्यूटर टाइप से होते वो नहीं, हस्तलिखित थी, उनको मैंने पढ़ा था और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद में कई ऐसे टॉपिक थे जिनको उनमें थोड़ा गहराई से दे रखा था और अपने सिलेबस में नॉर्मल सा था, उसको मैंने अलग से कोई कैसे भी करके उनको नोट्स निकाल के उनको भी पढ़ा था। उसके बाद में इतिहास और कला संस्कृति। देखिए साथियों, इतिहास और कला संस्कृति को अगर देखें रीड के सिलेबस के हिसाब से देखें तो मतलब बहुत ही ऐसे तो अपार है, लेकिन मैंने क्या पढ़ा था, मैंने 9th और 10th की जो 6 से लेकर 10th तक की राजस्थान की आरबीएससी की किताबें आती है उनको अच्छे से पढ़ा था। उनको मतलब आप ये मान के चलिए कि 9th और 10th की किताबों को मैंने कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा था, हर एक चीज को उस गहराई से पढ़ा था। उसके बाद में जब भी कोई टेस्ट आता था, जब भी कोई टेस्ट देता था उसमें कोई नया क्वेश्चन आता था उसकी किताब के अंदर ही मैं नोट कर लेता था, ताकि क्या जब भी मैं दोबारा रिवीजन करूं तो एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि कम समय में हमें पूरा रिवाइज करना होता था। उस समय में ऊपर से जब देखता था तो उसमें वो जो नए क्वेश्चन उसमें लिखे हुए थे तो वो मेरे क्लियर हो जाते थे। उसके बाद राजस्थानी भाषा का, 9th और 10th किताब के अंदर एक टॉपिक है, एक चैप्टर दे रखा, उसमें से मैंने सारा एकदम क्लियर करके पढ़ा था। उसके बाद में कुछ टॉपिक इसमें से राजस्थानी भाषा के भी थे, जो साहित्य के थे, वो मैंने अलग से कोई किताब से लेकर उसमें से पढ़ लिए थे। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो आपका आएगा राजस्थान सामान्य ज्ञान का। इसमें क्या है, प्रत्येक इसमें एक पूरी जो किताब थी उसको एक चैप्टर के हिसाब से बनाया हुआ है। जैसे संविधान के आगे टॉपिक दे दी या फिर किसी और चीज का टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक को मैंने क्या किया था, जैसे आरबीएससी या एनसीईआरटी की किताबों में जो टॉपिक मुझे मिला था उसको मैंने प्रिंट निकाल लिए थे, उनको ही मैंने बार बार पढ़ा था। ज्यादातर मैंने फोकस किया था आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों को, जो ऑथेंटिक किताबें मैंने दी थी। जैसे किसी लेखक की लिखी हुई किताबें थी, जैसे या ये जो कोचिंग वाले अपनी किताब निकाल, उनको मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था। मान के चलिए कि मैंने उनको पढ़ा ही नहीं था, अगर कोई एक आध टॉपिक को छोड़ दे तो मैंने उनको नहीं पढ़ा था। तो उनमें से मैंने ऐसे प्रिंट निकाले थे, जैसे प्रिंट कोई भी टॉपिक का हो गया तो उसमें जैसे 9th की क्लास में या 12th की किताब में वो आपका एक चैप्टर है तो उसका प्रिंट निकाल दिए थे, 3 से 4 या 5 उसमें से पेज होते थे, वो निकाल के मैंने उसको ही दोबारा से सही से पढ़ा था। उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य के लिए देखिए, और उसमें आरटी 2009-11 इसके साथ में करंट अफेयर, इन ये जो पार्ट था ये ज्यादातर लोगों की कमजोर था,
इस टॉपिक को ज्यादातर लोगों की कमजोरी इसलिए था क्योंकि ये नया जुड़ा था और इसमें ज्यादातर किताबें मार्केट में आई हुई नहीं थी। इसलिए मैंने इसके कुछ वीडियो देखे थे, कलाम एकेडमी के भी देखे थे और रियाज सर के भी मैंने इस वीडियो देखे थे, तो इनको पढ़ लिया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल निभाएगा आपके, वो आपके निभाएगा करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर आपको भी पता है कि कई टीचर ऐसे जो 5-5 घंटे 6-6 घंटे क्लास लेते हैं, उसमें से टॉपिक में से आपके 10%, 20-25% करवाते हैं, उसमें से आपके आता है। आप अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो कम से कम 7-8 घंटे चले जाते हैं। अगर 3-4 घंटे का अगर कोई वीडियो है तो आराम से जाता है। अगर नोट्स बनाते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से आए। इसलिए मैंने क्या किया था, जैसे अपना जो एग्जाम था वो फरवरी में था, 25 फरवरी को था, तो मैंने क्या किया था, इससे 7 महीने या 8 महीने पीछे ले लिए थे। उसमें से मंथली जो आपकी क्रोनोलॉजी की आ रही है, जब से रीट में क्या होता था आपके, इसमें अध्यापक भर्ती में ऐसा होता था कि भाई जो आपके राजस्थान का जो करंट अफेयर है वही आएगा। तो राजस्थान करंट अफेयर के लिए मैं क्या करता था कि जैसे जो करंट अफेयर अपनी आती क्रोनोलॉजी की, जो 20 रुपए की 15-20 रुपए की आती है, उसको निकाला था। उसके बाद में उसमें राजस्थान परिदृश्य का एक 7-8 पेज का अलग से करंट अफेयर दे रखा, उसको मैंने बार बार पढ़ा था, 7-8 बार उसको। जैसे डेली क्या होता था, जैसे सुबह जाता था तो मैंने अगर पहले एक बार पढ़ते तो 2 घंटे लगते थे, माना कि 7-8-10 पेज को उसका अच्छे से पढ़ने में। उसके बाद में जैसे आप कंटिन्यू आपके रूटीन में आ जाता तो 15-20 मिनट में आप उसको वापस रिवाइज कर सकते थे। इसलिए करंट अफेयर मेरी सजेशन यही है कि आप अगर पढ़ते हो तो वो लेके आए। उसमें से मेरे जैसे 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 9 मेरे सही हुए थे, एक मैंने इसमें छोड़ दिया था, तो 100% एक्यूरेसी उसमें मेरी रही थी। इसके बाद में विद्यालय विषय देखिए, हिंदी के लिए मैंने की थी आरबीएससी की जो 9th से 12th की किताब आती है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था। और अंग्रेजी, हालांकि अंग्रेजी मैंने पढ़ी नहीं थी क्योंकि कम समय था, 3 महीने 17 दिन के आसपास मैंने तैयारी की थी। उसमें अगर पहले मैंने अंग्रेजी पढ़ नहीं रखी थी और उसके बाद में मैं अगर अंग्रेजी को लेकर बैठूं तो मेरा क्लियर ही नहीं हो, वो अंग्रेजी 3 महीने खा जाए मेरा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मेथड के लिए एक सर थे जो उनको मैंने नोट्स बना लिए थे, मेथड के कम से कम 20-25 पेज हुए थे, उसको मैंने अंग्रेजी के मेथड पढ़े थे, लेकिन अंग्रेजी की जो ग्रामर थी उसको मैंने छोड़ दी थी। हालांकि 5% आते थे इसलिए मैंने छोड़ दी थी। और आर्टिकल वाला तो वैसे भी सबके सही हो जाता था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। इसके बाद गणित, हाँ गणित मेरे अच्छी थी। गणित के लिए मैंने जो अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते थे उसको ही पढ़ा था। उसको मतलब ये था कि पहले से मेरे की गणित अच्छी थी, 12th में भी मेरे मैथमेटिक्स है तो इस हिसाब से मेरी गणित अच्छी थी साइंस और में। तो इसलिए मैंने जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती थी उसमें जो क्वेश्चन आते थे उनको कर लेता, उसमें कभी 4 हो जाते थे, कभी 5 हो जाते थे, और जो नहीं होता था उसको मैं कर लेता था। गणित मेरी ठीक थी। अगर आप गणित पढ़ना चाहते हो तो अपनी कोई भी एक बार तो वैसे भी कोचिंग लेनी पड़ती है, कोई भी हो, जैसे गणित की पहले आपने कर रखी है तो उसमें कर रखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसमें आपके नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, और मथुरिया की किताब आती है या अग्रवाल की, आर एस अग्रवाल की भी आती है, उनको किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। विज्ञान के लिए सजेशन रहेगा मेरा कि मैंने तो नोट्स थे उनको पढ़ा था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारे नोट्स हमारे जो टेलीग्राम बनाया हुआ है ऑफिशियल गोविंद हुड्डा के नाम से टेलीग्राम है, उसमें आपके जितने भी प्रश्न होते हैं, जो भी आपकी क्यूरी होती है, उनको हम डालते हैं। जैसे कोई नई भर्ती आती है तो उसके बारे में, सिलेबस के बारे में पूरा आपका पैराग्राफ उसमें लिख के डाल देते हैं कि इसमें कौन से फोकस, किन प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करे, कैसे करेगा, पशु परिषद की होगी, सेकंड ग्रेड की होगी, उन सब में हम उसमें डाल देते हैं। अब मैं बात करूंगा विज्ञान की, तो विज्ञान के लिए मैंने नोट्स पढ़े थे, आप भी अपने ऐसे करना। जैसे 6 से 8 या 9-10 की किताब भी पढ़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन के एक टॉपिक आता है, उसमें भी ऐसे ये टॉपिक है, मैंने अलग अलग किताबों से टॉपिक निकाल दिए थे। जैसे अगर किसी किताब में ये था 6 क्लास में जो टॉपिक था उसको निकाल दिया, 7th क्लास में जो था उसको निकाल दिया, प्राकृतिक वगैरह भूगोल के जो टॉपिक थे उनको मैंने 12th वाली किताब से निकाल दिए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आता था एक टॉपिक से मुश्किल से, तो उसमें से मैंने ऐसे निकाल दिए थे। ज्यादातर मैंने फोकस किया था वो एनसीईआरटी की किताब किया था। इसके बाद में शिक्षण विद्या, और शिक्षण विद्या वैसे मेरी अच्छी थी। हालांकि मेरा सिलेक्शन का जो मुख्य अगर माने तो मेरी शिक्षण विद्या और करंट अफेयर और ये था। इनको मैंने क्या किया था, पहले मेरी शिक्षण विद्या ठीक थी, पढ़ने के बाद में पहले मैंने जब 2021 में जब कोचिंग की थी, इस भर्ती में मैंने कोई कोचिंग की, मात्र 3 महीने 17 दिन के आसपास तैयारी की थी। तो इस शिक्षण विधियों के लिए मैंने पहले से वैसे मेरे पास जो नोट्स थे उनको ही मैंने रिवाइज किया बार बार, और एक प्रभात की किताब थी शायद मेरे पास, उसको मैंने थोड़ा बहुत देखा था, जिसमें उनके पीछे मतलब बढ़िया से
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो दे रखे थे अलग अलग, उसको मैंने निकाला था। बाकी आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो या टेस्ट देते हो तो उसमें जो आ रखे होते हैं उसमें से आप देख सकते हो। इसके बाद में मनोविज्ञान के लिए मैंने जो पहले 2021 में जब कोचिंग की थी तो उसके जो नोट्स थे वो मैंने दोबारा से पढ़े थे, उसको मैंने बार बार रिवाइज किया था। और इसके बाद में जो सिलेक्टेड जो मुझे लगता था कि इसमें से, जैसे एग्जाम के पास में जब आप दो दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक तो लंबी तैयारी वाले, उनको तो सब पता होता है कि कौन सा टॉपिक क्या है, और जो एक होते हैं शॉर्ट तैयारी करने वाले, तो उसमें उनको सेलेक्ट करना भी पड़ता है। कई बार क्या होता है सिलेबस बहुत बड़ा होता है और अपन सेलेक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से, या सिलेबस पूरा नहीं कर पाते उस वजह से भी हो जाता है, बाहर हो जाते हैं। तो जो टॉपिक दे रखे होते हैं उनमें हमें सेलेक्ट भी करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक को किस हिसाब से देना पड़ता है। जैसे इनमें मनोविज्ञान में ये भी था कि इसमें से सेलेक्ट पर्सन आएगा, 100% पर्सन आएगा, उसको फिर सेलेक्ट करके उनको फिर मैंने उन टॉपिकों पे, जैसे मुझे पता था विकास और वृद्धि इनमें 1% 100% आएगा, तो मैं उसमें से उस टॉपिक को क्लियर करता ही था। उसके बाद में ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन थे उनको भी करता था, अलग अलग सी किताबों से भी मैं कर लेता था, और टेस्ट सीरीज में तो आपके आ ही जाते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर की उससे पहले मैंने कभी कंप्यूटर पढ़ा नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि भाई इसमें कितने आते हैं, क्या किस हिसाब से। वैसे भी अध्यापक भर्ती में जो कंप्यूटर आए थे वो किसी को भी नहीं आ रहे थे, जिनकी वीडियो और पटवार की या फिर पहले कोई तैयारी कर रखी थी उनको ही आ रहे थे, बाकी किसी को नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मैंने जैसे देखा तो एक संजय सर के जो वीडियो थे उनको भी मैंने नोट्स बनाए थे, उनके भी पढ़ लिए थे, मुश्किल से 10-20 वीडियो थे, तो मैंने जल्दी जल्दी में, तो एक दिन का टाइम लगा था जल्दी से बना के उसको दोबारा रिवाइज किया था। और 9th 10th की जो किताबें थे उनको आप पढ़ सकते हो। 9th 10th की ये किताब आती है कंप्यूटर की, उसको आप पढ़ लोगे तो उसमें से मुझे नहीं लगता कोई पर्सन बाहर जाएगा। तो अब ये बात तो हो गई सिलेबस की और मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी। इसके बाद में अब प्रश्न आता है कि मैं कैसे तैयारी करता था और टाइम क्या था। देखिए मैंने 3 महीने और 17 दिन की तैयारी की थी। उसमें मेरा सिलेक्शन रहने का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य जो बिंदु था उसमें ये था कि मेरा जो टाइम था वो मैंने इस हिसाब से सेलेक्ट किया था कि 3 महीने 17 दिन में, जैसे पूरा सिलेबस को मैंने इस हिसाब से सेट किया था पहले 4 पार्ट में। जैसे 1 महीने में 7 दिन में मेरा 25% सिलेबस निकल जाए, इस हिसाब से मैंने उसको सेट किया था। जैसे उसके 4 पार्ट बना दिए थे, 4 पार्ट में भी ऐसे बनाए थे कि एक पार्ट में सारे सब्जेक्ट आए, फिर दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में, से 1 महीने में आपका सिलेबस एक बार कवर हो जाए। अगर आप 12 से 13 घंटे अगर दोगे तो वो 12-13 घंटे कब, जब एग्जाम पास में हो। अभी की बात नहीं है, अभी से अगर जैसे 1 साल पढ़ा है अभी तो एग्जाम में, या 1 साल से भी ज्यादा हो सकता है, तो उसमें अगर आप अभी से अगर 12-13 घंटे दोगे तो आप पागल ही हो जाओगे। तो उसमें मैं क्या करता था कि जैसे सुबह मॉर्निंग में मैं जैसे 7 बजे लाइब्रेरी जाता था, हालांकि 7 बजे से लगभग रहता था कि 7 बजे से पहले पहले मैं पहुंच जाता था। तो 7 बजे से लेकर 7:20 तक मैं ये टाइम टेबल बना देता था कि मुझे क्या पढ़ना है आज पूरे दिन में। जैसे 7:07:20 तक मैंने ये बना दिया कि आज मुझे हिंदी में संधि टॉपिक पढ़ना है, तो मैं ये देखता था 7 से 8 बजे तक मुझे हिंदी का जो संधि टॉपिक वो क्लियर करना था। वो कैसे करूं, वो मेरे पास था, मटेरियल पहले था, उसमें से ही करना था। उसके बाद में हिंदी में हो गया, फिर गणित में कौन सा था, जैसे शिक्षण विधियों में कौन सा सब्जेक्ट का मुझे करना था, जैसे मैंने पहले पढ़ रखी नहीं होती है तो उसको इस हिसाब से उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देता था। जो मेरी अच्छी थी उसको मैं कम टाइम देता था। जैसे मेरी सब्जेक्ट गणित वगैरह इनकी थी, अंग्रेजी का मेरा टाइम बच जाता था क्योंकि मैंने अंग्रेजी छोड़ दी थी। गणित की, तो गणित में मैं क्या करता था कि जैसे मेरे गणित आती तो मैं उसको मैं लेफ्ट कर देता था, क्योंकि जब भी टेस्ट होता था 7 दिन में जब टेस्ट देते थे तो 6 दिन में इस हिसाब से शेड्यूल तैयार किया था कि एक बार उसको पूरा मतलब 50% सिलेबस उसका हो जाए। उसके बाद में ऐसे ऐसे करते 1 महीने में मैंने इस एक बार उस सिलेबस को निकाल लिया था अच्छे से, वो भी 12-13 घंटे पढ़ने के बाद में। ऐसे नहीं कि 2-3-4 घंटे पढ़ लो आप। हाँ, कई सारे ऐसे भी कहेंगे कि भाई ऐसे क्या कैसे पढ़ लिया आपने इतना। बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, 100% ऐसे पढ़ सकते हो, और मैंने पढ़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसको आप अगर व्यवस्थित करोगे, सिलेबस को आप व्यवस्थित करके पढ़ोगे तो 100% आपका 1 महीने में वो सिलेबस पूरा एक बार क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लियर होने का मतलब ये नहीं कि पूरा याद ही हो जाए, एक बार आपके आंखों से निकल जाएगा कि किस टॉपिक में क्या क्या है और कैसे क्या पढ़ना आपने। उसके बाद में मैं ये मानता हूं कि आपको पार्ट वाइज पार्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जैसे
पार्ट के हिसाब से कई जैसे आपको सेलेक्ट करने भी होते हैं। एक बात और है, मैंने जितनी भी तैयारी की है उसमें कभी मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं 100% सिलेबस पढ़ के गया हूँ। कहीं ना कहीं टॉपिक ऐसे थे जिनको मैंने, जैसे मुगल काल था, अब मुझे पता था पूरा मुगल काल और पूरा इतना इतिहास मैं पढ़ूं, उसमें से मेरा एक सवाल आएगा तो मैं उसको क्यों पढ़ूं। उसमें से कई टॉपिक ऐसे थे जो शॉर्टेड टॉपिक थी, उनको ही पढ़ूं मैं। तो इसलिए कई टॉपिक ऐसे थे जिनको मैंने छोड़ा भी था। और एक चीज ये भी है कि आप जब भी तैयारी करते हो तो उसमें ये चीज ध्यान रखिए कि आपके घंटे मायने नहीं रखता। आपके जो टॉपिक दे रखे होते हैं या सिलेबस में जो चीजें होती है वो आपकी क्लियर कितनी हो रही है। अगर आपके कोई ऐसे टॉपिक है जो आपके क्लियर ही नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, फिर भी आप 4 5 6 घंटे उसमें खराब कर रहे हो। जब समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको भी पता है कि सिलेबस एग्जाम में होने के बाद में मेरा सही होगा या नहीं होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है, फिर भी आपने उसमें 10 12 घंटे उसमें खराब कर देते हो। ये आपको एग्जाम के टाइम पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद में कौन सी किताबें पढ़नी ये भी मैंने बता दी, और पढ़ने का समय क्या होना चाहिए। देखिए अलग अलग सबकी अलग अलग राय है, कई रात को पढ़ते हैं, कई दिन को पढ़ते हैं, पर जो मेरा शेड्यूल था वो मैं बता दूं कि भाई मैं सुबह लगभग 6 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास लाइब्रेरी जाता था। कभी लेट हो जाता था तो 7:30 हो जाते थे, लेकिन मोस्टली मैं 7 बजे के एवरेज के आसपास जाता था। उसके बाद में मैं 12 बजे के आसपास वहां से निकलता था। उस 12 बजे के बाद में खाना खाता था, खाना खाने के बाद में 1 बजे या 1:30 2 बजे तक मैं चला जाता था वापस। 2 बजे मान लो, 2 बजे मैं लाइब्रेरी में चला जाए, उसके बाद में मैं निकलता था वापस 7 बजे। ये 7 बजे कभी मान लो कभी 8 बजे, तो 7 बजे के आसपास निकलता था, तो 8 साढ़े 8 तक मैं खाना खा के वापस चला जाता था। और उसके बाद में 11 साढ़े 11 से 12 बजे के आसपास वहां से निकलता था, वापस हो जाता, और सुबह 5 बजे उठ के 6 साढ़े 6 तक मैं या 7 बजे तक लाइब्रेरी चला जाता। ये तो मेरा शेड्यूल रहता था। जो लास्ट के 3 साढ़े 3 महीने जो मैंने तैयारी की थी, इस वो पूरी तैयारी में मेरे यही रहा था। अब कई प्रश्न है आपके जो इसके अलावा भी कई प्रश्न होंगे जो एक वीडियो में नहीं दे पाता। जैसे अब आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि हमने एक टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है जिसका नाम है ऑफिशियल गोविंद हुड्डा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी अभी जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है। उसको आप अगर कभी कभार क्या लिंक ओपन नहीं होती तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे ऑफिशियल गोविंद हुड्डा, वो खुल जाएगा। उसमें आप जुड़ जाना, और उसमें आपके जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी सिलेबस आता है, उस सिलेबस में क्या टॉपिक है, कहां से किन प्रश्नों को करना है, किन किताबों को उठाना है, किस किताबों को पढ़ना है, उन सब की जानकारी उसमें देते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको इन सारे जो आपके कई समय से आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहे थे उनको क्लियर हुए होंगे। और भी मैं तेरे कोशिश करूंगा कि आपके समय समय पर जो हमसे हो पाता है वो करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो देखिए मोटिवेशन इंसान के खुद से ही आता है, अंदर से ही आता है। कोई बाहर से अगर आपको मोटिवेट करता है तो वो कई ज्यादा समय तक नहीं रह पाता आपके। जब भी आप कई कई साथी ऐसे भी होंगे नेगेटिव लोग, वो ये कहेंगे यार 3 महीने 17 दिन में अध्यापक भर्ती का इतना बड़ा सिलेबस कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, किया है, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि जो 3 महीने 17 दिन या 4 महीने जो भी आप देते हो उसको बड़ी तसल्ली से, उसको बड़ी बढ़िया तरीके से उसमें देखिए। एक बात और भी थी, इन 3 महीने 17 दिन में मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल एकदम दूरी बना ली थी। मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर थे वो मेरे घर वालों के पास, या एक मेरे का दोस्त थे जो अच्छे दोस्त थे जो मेरे साथ में रहते थे, उनको भी मेरे नंबर नहीं थे। जो अच्छे दोस्त थे जो वास्तव में मुझे मोटिवेट करते थे कि यार इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे दोस्त थे उनके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जरूर थे 2 3 जनों के। बाद में बाकी मैंने जो जो पर्सनल सिम थी वगैरह उन सबको सोशल मीडिया वगैरह सब बंद कर रखे थे। मुझे पता भी नहीं था व्हाट्सएप कब खोला था। मुझे टेलीग्राम वगैरह थोड़ा बहुत देखता था, उसमें भी नोट्स वगैरह। बाकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन, अगर आपने पहली बार सिलेबस पढ़ा है, अभी सिलेबस नहीं किया, तो मेरे मानना है कि आप उसको न ज्वाइन करें। क्योंकि क्या होता है फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसमें नंबर नहीं आते, अच्छे अंक नहीं आते, तो फिर आपके मानसिक जो परेशानी होती है, मानसिक प्रताड़ना होती है कि यार इतने सिलेबस है, इसमें कब कर पाऊंगा। इसलिए मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज आप जब ज्वाइन करते हो, इन सब प्रश्नों के लिए अलग सी वीडियो बनाएंगे कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें। लेकिन ये है कि टेस्ट सीरीज आपको जब आपका एक बार सिलेबस, मेरा मानना है कि एक बार आपके दिमाग से ये चीज आ जाए कि कौन सा सिलेबस में क्या है, उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी भी। और कोई प्रश्न होंगे तो अलग से वीडियो देने के प्रयास करेंगे। और जो टेलीग्राम मैंने बताया उसमें आप जुड़ जाए, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी भर्तियां वगैरह होगी उनमें हम बताने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।